Yes, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. तो कल हमने टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, derived quantities and different types of the system of units. MKS, CGS, FPS and SI system. In SI system there are 7 fundamental quantities. हेलो, हाँ जी, तो आपका माइक ऑफ कर दो। हेलो, यस, सबको आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड यूनिट, देन मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ ए यूनिट। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स दोनों टाइप के हमने पढ़े थे। हमने नेम ऑफ द प्रीफिक्स, सिंबल एंड मल्टीप्लायर। एंड एज आई टोल्ड, ये जो टेबल है आपका प्रीफिक्सेस और मल्टीप्लायर्स का, ये आपको याद रखना है हमेशा, बिकॉज फिजिक्स में आपको कई बार जो डेटा दिया रहता है न्यूमेरिकल्स में, फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू दिया रहता है वो एसआई यूनिट में नहीं रहता है, इट इज गिवन इन द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ द एसआई यूनिट। देन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू एसआई यूनिट। जैसे डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया है तो किलो इज द प्रीफिक्स और उसका मल्टीप्लायर है 10⁻³ 3। सिमिलरली मिलीमीटर में अगर दिया हुआ है डिस्टेंस तो मिली इज द प्रीफिक्स, उसका मल्टीप्लायर है 10⁻⁻³ तो ऐसे हमने अलग अलग मल्टीप्लायर्स का नाम पढ़ा था हमने, प्रीफिक्स एंड देयर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। 10⁻ पॉजिटिव रहा तो उसको मल्टीपल कहते हैं हम, और 10⁻ नेगेटिव रहा तो सब मल्टीपल्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, डायमेंशंस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो कल हमने समझा था देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज and the remaining all other quantities are derived quantities, means 7 quantities को छोड़कर बाकी सारे quantities क्या होंगे, they depends on 2 or more fundamental quantities। तो 7 fundamental quantities जो पढ़े थे हमने, yes, कौन बता सकता है name of the 7 fundamental quantities? Length, mass, time, temperature, electric current, luminous, amount of substance. Luminous Very good, intensity. very good. Mass, length, time, माइक ऑफ कर दो। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमने यूनिट्स पढ़े थे इसके। हमने अब यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल, डायमेंशंस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, राइट? नेक्स्ट टॉपिक, dimensions of a physical quantity।
Now dimensions of a physical quantity is defined as the powers. इसको हम डिफाइन करेंगे हम powers to which fundamental quantities are raised to find the unit of that quantity. ये इसका डेफिनेशन है the powers to which the fundamental quantities are raised to derive and to find the unit of that quantity. और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं हम dimensions of a physical quantity tells us how given quantity depends on fundamental quantities. कल जो हमने कंसेप्ट समझा था कि 7 क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी सब क्वांटिटीज क्या होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब दे डिपेंड्स ऑन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो हाउ दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको हम डायमेंशंस के फॉर्म में लिखेंगे. तो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मींस द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू डिराइव द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. Sir, यस, what is solid angle? कल बताया था मैंने सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल. ये हम आगे पढ़ेंगे. हम प्लेन एंगल मतलब एंगल विच कैन बी ड्रॉन इन अ सिंगल प्लेन, जैसे इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड या इन द प्लेन ऑफ द पेपर. बट सॉलिड एंगल ये 3 डायमेंशनल रहेगा. ये हम आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में. फिजिक्स 2 में चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तब हम समझेंगे एक डेरिवेशन में मीनिंग ऑफ द सॉलिड एंगल. अभी आप इतना याद रखो, केवल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये 2 सप्लीमेंट्री या एडिशनल क्वांटिटीज है विच आर एडेड इन द लिस्ट. ठीक है. Yes, sir. Now dimensions of physical quantity, ये उसका डेफिनेशन लिखा है मैंने. The powers to which the fundamental quantities are raised to find the unit of that quantity, or in other words we can say that the dimensions of a physical quantity tells us how given quantity depends on fundamental quantities. अब सपोज हमने एक derived quantity लिया एरिया, को एग्जांपल से सुनिए. हम कल हमने पढ़ा था एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू यस बोलो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ मतलब ये आएगा आपका वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है ये, और ब्रेड्थ भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है ना. एक साइड का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लेंथ, और दूसरा जो रहेगा उसको हम कहते हैं ब्रेड्थ. तो है तो ये भी लेंथ और ये भी लेंथ ही है. कल बताया था मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो लेंथ है उसका मतलब क्या है, एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस. फिर वो हाइट भी हो सकता है, थिकनेस भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकता है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी हो सकता है, या सरकमफरेंस भी हो सकता है. तो एनी काइंड ऑफ लेंथ या एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस मतलब लेंथ कंसीडर करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लेंथ है L, और ब्रेड्थ को भी लेंथ ही कहेंगे हम. मतलब डायमेंशंस ऑफ एरिया इक्वल टू आएगा L⁻1 into L⁻1 मतलब L⁻2. To write the dimensions of the given physical quantity we write in the square bracket. और कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखते हैं हम तो ऐसे लिखते हैं हम डायमेंशंस ऑफ एरिया इक्वल टू m to the power 0, L raised to 2 और T raised to 0.
इसका मतलब है एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, इसलिए मास का पावर 0 है। डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इसलिए टाइम का पावर भी 0 है। और डिपेंड्स ओनली अपॉन लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर है। और इसको रीड कैसे करेंगे हम? डायमेंशंस ऑफ एरिया आर 0 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। इसको रीड कैसे करेंगे हम? डायमेंशंस ऑफ एरिया आर 0 इन मास, 2 in length and 0 in time. तो इवन दो मास और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, फिर भी हम उसका पावर 0 लिखते हैं। मतलब whenever we write the dimensions of the given physical quantity, तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स आपको बताने हैं, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है? अरे माइक ऑफ कर दो, किसका माइक ऑन हो गया? तो कम से कम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, मास, लेंथ, टाइम, इनके पावर्स आपको बताने हैं। और अगर पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? गिवन क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास इफ m रेज टू 0 मिल रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम क्योंकि यहां पे t रेज टू भी 0 है, और डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ। और क्या रिलेशन है? पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ है। लेंथ इंक्रीज किया तो एरिया भी इंक्रीज होगा। तो डायमेंशंस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी exactly tells us dependence of the given quantity on the fundamental quantities. डायमेंशंस हमें क्या बताएंगे कि कैसे गिवन क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। हाउ द गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हमें डायमेंशन से पता चलेगा। और टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बट डायमेंशंस के लिए हम 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हैं हम। ये 3 मैंने यहां पे लिखे, MLT। और अगर समझो इलेक्ट्रिक करंट रहा तो K का पावर लिखेंगे हम। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन, तो K का पावर बताएंगे हम। और अगर गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन करंट तो A का पावर बताएंगे हम, एम्पियर। या समटाइम I भी लिखते हैं हम करंट के लिए। मतलब आपको सिंपली याद रखना है, डायमेंशंस में आपको 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज का पावर बताना है, MLT, K और A। बट कम से कम ये 3 रहेंगे ही रहेंगे आप, मास, लेंथ और टाइम। समझ में आया? Yes, sir. So dimensions of the given physical quantity are defined as the powers to which the fundamental quantities are raised to find the unit of that quantity or to represent that quantity. And this is called as dimensional formula. तो dimensional formula कैसे लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में m रेज टू पावर लिखना है, l रेज टू पावर और t रेज टू पावर। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होगा? गिवन क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फंडामेंटल क्वांटिटी। नेगेटिव पावर मिला, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और 0 पावर है, डज नॉट डिपेंड अपॉन गिवन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 3 पावर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। सर हाँ सर नेगेटिव पावर कैसे हो सकता है? या तो उस चीज का डायमेंशन हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। पर हाँ, अभी नेगेटिव बताता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, नॉट इनटू। स्पीड ऑफ द कार
इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला आपका स्पीड का। अब डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, एक तरह का लेंथ ही हो गया ना। डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, मतलब हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है टी। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड विल बी इक्वल टू, अब यहां पे m नहीं है तो m का पावर आएगा 0, मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, और l का पावर आएगा 1, और t डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर कैसे लिखेंगे हम, t रेस्ट टू पावर -1। आ गया ये नेगेटिव पावर, समझ में आया। Yes, sir. स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, तो इसको l लिखना है, अपॉन टाइम मतलब t, और डायमेंशंस ऑफ स्पीड इक्वल टू आएगा m टू द पावर 0, बिकॉज स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ये फॉर्मूला में m नहीं है कहीं पर भी, तो m का पावर आएगा 0, l का पावर आएगा 1, और अपॉन t है मतलब t का पावर आएगा -1। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम यम की जगह केल्विन या एम्पियर क्यों नहीं लिखते? मास का सिंबल m है ना, ये क्या है m मतलब क्या है, मास है, ये यूनिट नहीं है, याद रखना है। एक स्मॉल m लिखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ, ये मीटर हो गया, और कैपिटल M यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी मास रिप्रेजेंट कर रहा है, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम, और करंट अगर आया तो A लिखना है, उसका जो यूनिट है एम्पियर, उसके हिसाब से A लिखते हैं हम, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है K, तो K लिखेंगे हम। बट यहाँ पे स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट या टेम्परेचर, तो ये दो नहीं लिखेंगे हम, ये तीन ही लिखेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर उसमें मास का भी पावर 0 है, इवन तो आपने अगर ऐसे लिखा L⁻1 T⁻⁻1 तो ये भी सही है, नो डाउट, क्योंकि m का पावर 0 है, तो नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्टैंडर्ड वे जो है उसमें कम से कम ये तीन पावर्स बताते हम, m l t। तो m मतलब यहाँ पे क्या है, मास, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम, और करंट अगर रहा तो कैपिटल A या कैपिटल I लिखते हम, और टेम्परेचर के लिए कैपिटल K। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे वेलोसिटी का भी डायमेंशन वही रहेगा, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ, तो वो भी क्या होगा, L/T, मतलब m0 L⁻1 T⁻⁻1। ठीक है। केवल फर्क इतना है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डायमेंशंस सेम रहेंगे स्पीड और वेलोसिटी के। देन आपका नेक्स्ट, सपोज हमने लिया एक्सीलरेशन। यस, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, The rate of change in velocity upon time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, A इक्वल होता है V - U अपॉन T, पढ़ा है ना फॉर्मूला ये। Yes, sir. V मतलब फाइनल वेलोसिटी, U इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नाउ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब है तो वेलोसिटी ना, केवल हमें क्या लेना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी वही रहेंगे, ये वाला जो लिखा हमने, L⁻1 और T⁻1, और अपॉन टाइम यानी T⁻1। चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखेंगे हम L⁻1 T⁻1 अपॉन टाइम यानी T⁻1। तो फाइनली डायमेंशंस ऑफ A इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे m नहीं है तो m का पावर आएगा 0, L⁻1 और T⁻2 क्या आएगा, ये -1, और ये ऊपर लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, बराबर है।
यस सर। अब देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था मैंने, द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी या टू फाइंड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब इफ वी नो द डायमेंशंस ऑफ गिवन क्वांटिटी वी कैन राइट द एसआई यूनिट। अब ये डायमेंशन है स्पीड के, तो यहां से आप यूनिट बता सकते हो। यूनिट क्या आएगा, m का पावर 0 है मतलब किलोग्राम नहीं आएगा, l का पावर 1 और l मतलब लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर, और t का पावर है -1 मतलब अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन का लिखना है तो क्या आएगा, l रेज़ टू 1 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर, t रेज़ टू -2 यानी अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इफ वी नो द डायमेंशंस वी कैन राइट द यूनिट एंड वाइस वर्सा। समटाइम्स फ्रॉम द यूनिट यू कैन राइट द डायमेंशंस। सपोज आपको यूनिट मालूम है किसी क्वांटिटी का, तो आप डायमेंशन बता सकते हो, ठीक है। बट जनरली वी डिराइव द डायमेंशंस ऑफ ए गिवन क्वांटिटी फ्रॉम इट्स बेसिक फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन के और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डायमेंशंस हम यहां से लिखते हैं। अदरवाइज अब ये भी तो एक फॉर्मूला है ना, ये पढ़ा आपने फॉर्मूला, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना। फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते थे ना, फोर्स अपॉन मास। तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ मास। फिर आपको फोर्स के डायमेंशन मालूम होने चाहिए, डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ मास, तो आपको एक्सेलरेशन के डायमेंशन मिलेंगे। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली वी डिराइव डायमेंशंस ऑफ गिवन क्वांटिटी फ्रॉम इट्स बेसिक फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से निकालना है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। देन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टर्म लिखो मोमेंटम। यस, क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो लिस्ट हमने पढ़ा था 5 क्वांटिटी याद रखने हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। मतलब क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करते जाना है। मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गए, मास m, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ और अपॉन t। तो डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को दिखाते हैं हम p सिंबल से। तो डायमेंशंस ऑफ p इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो m रेज़ टू पावर आएगा 1, l रेज़ टू पावर आएगा 1 और t रेज़ टू पावर -1। बराबर है। क्या समझ में आ रहा है डायमेंशंस कैसे निकालने हैं। Yes, sir. सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। और मैक्सिमम 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स लिखे जाते हैं, मास यानी m का पावर, लेंथ मतलब l का पावर, टाइम मतलब t का पावर। और समटाइम्स फिजिक्स 2 में जब कंसेप्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें करंट भी आएगा मतलब a का पावर, और हीट चैप्टर्स में टेम्परेचर भी आएगा तो k का पावर। ऐसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 और 2 9 पढ़े थे हमने, लेकिन प्लेन एंगल उसका डायमेंशन नहीं होता है, सॉलिड एंगल उसका डायमेंशन नहीं होता है। दे आर कॉल्ड एज डायमेंशन लेस क्वांटिटी।
मतलब दे डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस। तो डायमेंशंस पे आपको सिंपली मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये पांच फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स बताने रहते हैं और कम से कम 3 का बताना है। इवन दो उस पे m का भले 0 रहा तो भी हम लिखते हैं। अब मोमेंटम का यूनिट क्या होगा बोलो, फ्रॉम दिस डायमेंशंस? kg meter per second. केजी मीटर पर सेकेंड। m का पावर है 1 मतलब किलोग्राम, l का पावर भी 1 यानी मीटर, और t का पावर है -1 यानी पर सेकेंड। तो यूनिट क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। यू कैन राइट बिलो दिस SI यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है फोर्स। यस, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको एज इट इज रहने दो। एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो भी फॉर्मूला आपको दिया है उसको ब्रेक करते जाओ, यानी सिंप्लीफाई करते जाओ। तो फाइनल स्टेप में क्या मिलेगा आपको? ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलेंगे। या तो आप एक्सेलरेशन के डायमेंशन डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने जस्ट नाउ डिराइव किए थे। यस, मास इसको क्या लिखेंगे? m, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब L1 t⁻⁻1 और अपॉन टाइम यानी t⁻1। बराबर है? यहाँ 1 पावर नहीं लिखा तो भी चलता है, अंडरस्टूड रहता है। तो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब L1 t⁻⁻1 और अपॉन टाइम यानी t⁻1। अब इसको सबको एक साथ लिखेंगे हम। तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या आएगा? m टू द पावर 1, l रेज़ टू पावर 1 और t रेज़ टू पावर -2। बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा? kg meter per Meter per second. second square. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम कहते हैं न्यूटन ऑल्सो। m रेज़ टू 1 मतलब केजी, l रेज़ टू 1 मतलब मीटर, और t रेज़ टू -2 यानी पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। नेक्स्ट, सपोज हमने लिया वर्क। यस, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, फोर्स के डायमेंशंस ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसको केवल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया? ए काइंड ऑफ लेंथ, Length. एक तरह का लेंथ ही है ना, तो l⁻1 और मल्टीप्लाई कर देना है। तो वर्क के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? m⁻1 l² t⁻²। बराबर? तो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशंस आप डायरेक्टली पुटअप करो, m1 l1 t⁻² और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन l1। तो फाइनली डायमेंशंस ऑफ वर्क इक्वल टू क्या आएगा? m1 l⁻² और t⁻²। kg meter square per second square. ऐसा यूनिट लिख सकते हो आप, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको क्या बोलते हैं? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और जूल। कैपिटल J सिंबल लिखते हैं हम। एंड हाउ टू रीड दिस स्टेप? डायमेंशंस ऑफ वर्क आर 1 in mass, 2 in length and -2 in time.
यस, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So dimensions of given physical quantity gives us an idea that how given quantity depends on fundamental quantities. तो वर्क ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। और कैसा डिपेंडेंस है? मास का पावर है 1, इसका मतलब मास इंक्रीज किया तो वर्क इंक्रीज होगा, लेंथ या डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो वर्क इंक्रीज होगा, और टाइम इंटरवल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये नेगेटिव पावर है। नेक्स्ट, प्रेशर। यस, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? यस, कोई बता सकता है प्रेशर? It is force upon area. Force exerted per unit area is called as pressure. Now ये फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी हम फिलहाल तो वही एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो आपने ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं, बट जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे तो नए नए क्वांटिटीज आएंगे, और ऐसे टोटल फिजिक्स में 12th तक कम से कम 50 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे हम, अलग अलग 50-60 क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे। तो सबके डायमेंशंस होंगे, लेकिन ये सबके डायमेंशंस हम ये बेसिक कुछ 10-15 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन से लिख सकते हैं हम। तो सबके सब आपको याद नहीं रखने, कम से कम 10-15 बेसिक क्वांटिटीज याद रखने हैं, क्योंकि बार बार आते हैं। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एरिया, वेलोसिटी। यस, बोलो। प्रेशर इक्वल टू है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के डायमेंशंस लिखेंगे हम m1, L1, T⁻²। और एरिया, यस, एरिया के डायमेंशंस क्या थे? Length square. लेंथ स्क्वायर। ये आपको माइंड में याद रखने हैं। फोर्स क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1। फिर एक्सेलरेशन का कम से कम याद रखना है डायरेक्टली, L1 T⁻²। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी L²। तो फाइनली क्या आएगा? डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इक्वल टू, बोलो, m⁻1 और L⁻² कितना आएगा? -1. -1। ये 1 - 1, 1 - 2, तो -1 आएगा, और T⁻²। तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर आर 1 इन मास, -1 इन लेंथ, और -2 इन टाइम। तो ये एक एक क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, बाद में आपको ये, अभी हम आज जितने भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे 15 तक समझो लगभग, तो ये आपको कम से कम याद रखने हैं फिजिक्स में, सो दैट जब इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी काम में आएंगे। और इसके आगे जो हम नए क्वांटिटीज पढ़ेंगे हम अलग अलग चैप्टर्स में, तो उनके डायमेंशंस डिराइव करने के लिए फिर ये काम में आएंगे। जैसे वोल्टेज का फॉर्मूला है, वोल्टेज इक्वल टू द वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क के डायमेंशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज के याद होंगे तो आप वर्क अपॉन चार्ज, उसमें से वोल्टेज के डायमेंशंस बता सकते हो। हो गया? नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट लिखो आप काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में रहता है, वेदर इट इज लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और उसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। पढ़ा है ना फॉर्मूला? Yes, sir.
काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 mv²। तो डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने हमें, तो हाफ, ये तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, 1/2 इज अ नंबर, तो उसके डायमेंशंस नहीं होंगे। मास के डायमेंशंस m⁻⁴ और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी L1/T1 उसका स्क्वायर। जो आपका फॉर्मूला है उसमें सबके डायमेंशंस पुट अप कर दो और फिर जो भी है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपको काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस मिल जाएंगे। क्या होंगे डायमेंशंस, m⁻⁴ और ये L का क्या होगा, स्क्वायर, यानी L⁻², और डिनोमिनेटर में आएगा T², मतलब T⁻⁴ क्या आएगा, -2। यस, अभी यही डायमेंशन हमने किसके लिखे थे, यही डायमेंशन देखो ऊपर, हेलो, वर्क के Yes, sir. वर्क, जस्ट नाउ हमने जो वर्क के डायमेंशंस लिखे थे, m⁻⁴ L⁻², T⁻⁻², सेम डायमेंशंस मिले काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब वर्क और एनर्जी आर डायमेंशनली इक्वल, वर्क एंड एनर्जी आर डायमेंशनली सेम, दे हैव सेम डायमेंशंस, और डायमेंशन सेम है तो यूनिट भी सेम होगा। वर्क का यूनिट है जूल, काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होगा। अब यहां पे एक बात और याद रखनी है, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये भी सेम रहेगा। लेट अस फाइंड डायमेंशंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mv। mv मतलब मास इनटू वेलोसिटी हो गया, दैट इज मोमेंटम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा आपने mgh. पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इन द फील्ड ऑफ द फोर्स। जब कोई बॉडी किसी ऐसी जगह पे रखा है जहां पर उस पर फोर्स लग रहा है, when the body is under the action of the force then it possesses potential energy। और पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आपका बेसिक, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। अब मास को हम लिखेंगे m और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये एक्सीलरेशन ही, फिर वो a हो या g हो, ये भी एक्सीलरेशन है, ये भी एक्सीलरेशन है। फर्क इतना है कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू एनी फोर्स है और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आया तो उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब g, और बाकी किसी फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आया तो उसको हम कहते हैं a। हैं तो दोनों एक्सीलरेशन, दोनों का मीनिंग वही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो g के डायमेंशंस भी वही होंगे, L1/T², चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो L/T², और हाइट भी एक तरह का लेंथ ही है। तो फाइनल डायमेंशंस क्या होंगे पोटेंशियल एनर्जी के, m⁻⁴ L⁻² और T⁻⁻²। ये L⁻⁴ इंटू L⁻⁴ यानी L² हो जाएगा, और अपॉन T² मतलब T⁻⁻² हो जाएगा पावर। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन सी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, तीनों के डायमेंशन सेम मिले। फॉर्मूला भले ही अलग अलग है बट डायमेंशनली दे आर सेम। अब फिजिक्स में आ रहे हैं, जब भी किसी भी टाइप का एनर्जी दिया होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके डायमेंशंस यही लिखने हैं। ऐसा नहीं कि हीट एनर्जी है तो उसके डायमेंशन अलग हो जाएंगे, है तो वो भी एनर्जी ना। तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर सेम, फिर वो एनर्जी किसी भी टाइप का हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। यस, समझ में आया कंसेप्ट? Yes, sir.
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी एनर्जी दिया होगा तो एनर्जी के डायमेंशंस आपको याद रखने, m⁻⁻⁴ L² T⁻²। किसी भी टाइप का एनर्जी हो उसके डायमेंशंस वही रहेंगे। सिमिलरली व्हेन वी से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमेशा फिक्स है, L1 T⁻⁻⁴। सर अगर एनर्जी के डायमेंशन सेम है तो उनका ऐसा यूनिट भी एक ही होगा क्या सर? सबका सेम होगा, जूल। ऑल द एनर्जीज आर मेजर्ड इन जूल। याद रखना है, डायमेंशन सेम है तो यूनिट भी सेम होगा, क्योंकि डायमेंशन से यूनिट और यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हैं हम। तो डायमेंशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर सेम, हेंस यूनिट्स आर आल्सो सेम। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी अगर हमने बोला तो वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 T⁻⁻⁴ और m⁻⁴ लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, या वेलोसिटी ऑफ कार है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर प्रॉब्लम में दिया है वेलोसिटी तो डायमेंशन आपको यही लिखने हैं, वो किसका वेलोसिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, whether it is velocity of car, velocity of electron, velocity of light, velocity of sound, magnitude अलग अलग हो सकता है। speed of light या velocity of light is very high, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। velocity of sound अलग है, और कार का velocity अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका यूनिट तो वही रहेगा ना, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, और डायमेंशन हमेशा m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻⁴ ही रहेगा। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या एस्केप वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी सैटेलाइट का है या कार का है, लाइट का है या साउंड का है, डजंट मैटर, dimensions will be same because it is velocity। velocity है तो उसके dimensions वही रहेंगे। similarly force के dimensions लिखे थे अभी हमने। force के dimensions क्या थे? mass into acceleration, यानी m1 L1 T⁻²। अब ये किसके dimensions है? force के। ठीक है, ये डायमेंशन से फोर्स के। अब ये फोर्स कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, बट यूनिट और डायमेंशन सबका वही रहेगा। यूनिट हमेशा न्यूटन लेना है और डायमेंशन m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻⁻² लेना। समझ में आया पॉइंट ए? Yes, sir. ये तो आपको एग्जाम में दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने डायमेंशन पढ़ा ही नहीं है, तो वो भी फोर्स ही ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है या कूलम्बिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या किसी और टाइप का फोर्स भी हो सकता है, जैसे हम पढ़ेंगे विस्कस फोर्स जो विस्कोसिटी की वजह से लगता है। तो फोर्स के डायमेंशन हमेशा यही लेने और यूनिट हमेशा न्यूटन ही लेना है। वेलोसिटी, फिर वो वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, कोई भी हो, डायमेंशंस यही होंगे। सेम वैसे ही एक्सीलरेशन ए हो या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो, डायमेंशंस वही रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन पढ़ेंगे हम, फिर वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका यूनिट और डायमेंशन फिक्स्ड है क्योंकि वो चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन डायमेंशंस दोनों के सेम रहेंगे, यूनिट दोनों का सेम रहेगा। समझ में आया पॉइंट ए?
यस सर। ओके, नेक्स्ट आपका देखो फिजिकल क्वांटिटी हम लेंगे डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, mass per unit volume of substance is called as its density। अब mass तो फंडामेंटल क्वांटिटी है खुद, और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, बराबर है। तो तीनों लेंथ ही ना, नाम भले उसको आप लेंथ बोलेंगे, दूसरे को ब्रेड्थ और तीसरे को हाइट, जो वर्टिकली मेजर करेंगे। तो वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? एल इंटू एल इंटू एल इन एल क्यूब, मतलब ये हो जाएगा आपका m अपॉन एल क्यूब। तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा? m रेस टू 1 l रेस टू कितना हो जाएगा? -3। -3 -3 और टाइम फैक्टर नहीं है तो t रेस टू 0। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इसलिए t रेस टू पावर 0 मिला। तो डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला, जब भी आपको देखो डेंसिटी के डायमेंशन लिखना है तो माइंड में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब m रेस टू 1 अपॉन वॉल्यूम है तो l रेस टू -3 हो जाएगा और t रेस टू 0। यस, हो गया कंप्लीट? yes Yes. राइट, नेक्स्ट इम्पल्स। कल पूछा था किसी ने इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था फॉर्मूला इम्पल्स का? यस, कल किसने पूछा था ना इम्पल्स? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अब फोर्स के डायमेंशंस जस्ट नाउ हमने लिखे थे, क्या है डायमेंशंस ऑफ फोर्स? भी धीरे धीरे याद करते जाना है आपको। फोर्स के डायमेंशंस बोलो, m रेस टू 1 l रेस टू 1 t रेस टू -2 और मल्टीप्लाइड बाय t। फोर्स के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम के डायमेंशंस, तो फाइनली क्या आएगा? m रेस टू 1 l रेस टू 1 और t रेस टू पावर कितना आएगा? ये -2 + 1, मतलब -1 हो जाएगा। और इम्पल्स को हम दिखाते हैं J से, उसका सिंबल है कैपिटल J। और चेक करो, यही डायमेंशन हमने ऊपर किसके लिखे है पहले? मोमेंटम। मोमेंटम। इसका मतलब इम्पल्स और मोमेंटम आर डायमेंशनली सेम। इम्पल्स एंड मोमेंटम आर डायमेंशनली सेम। आगे हम पढ़ेंगे इम्पल्स का फॉर्मूला जब आप डिराइव करते हो तो मिलता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इसलिए दोनों के डायमेंशन सेम मिलेंगे। नेक्स्ट आपका लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, पढ़ा है ना फॉर्मूला ये? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इक्वल टू क्या आएगा? I इंटू टी, मतलब current into time करंट इंटू टाइम। तो डायमेंशंस ऑफ Q। अब करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको A से दिखाएंगे हम, और टाइम T से। तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्या आएगा? अब इसमें देखो मास नहीं है तो m रेस टू 0, लेंथ का पावर भी 0 लेना है,
और टाइम रेस्ट टू पावर 1 और करंट रेस्ट टू पावर 1। स्टैंडर्ड वे में m पहले लिखना है हमेशा, फिर l, फिर t और फिर a। कुछ बुक्स में आपको l पहले दिया है, फिर m, फिर t और फिर a, और अगर k रहा तो आखिरी में। मास, लेंथ, टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर करंट। ऑर्डर भी ये फिक्स्ड है। ऐसे तो आप कोई भी लिखो तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फिक्स्ड ऑर्डर है ये। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशंस क्या होंगे? m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 1, a रेस टू 1। ये फिजिक्स 2 के कुछ क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखो 11 तक करंट नहीं था, मास, लेंथ और टाइम तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। यहाँ पे करंट टर्म भी आ गया चौथा। यस, वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है? इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, पीडी। इसका फॉर्मूला पढ़ा आपने, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज is defined as work done per unit charge. Work done divided by charge is called as potential difference या voltage. अब work done के dimensions बोलो। work done क्या होता है? force into displacement। तो उसके डायरेक्ट आपको याद रखना है M1 L2 -2। और चार्ज के डायमेंशंस क्या है? T रेस टू 1, A रेस टू 1। तो फाइनली वी गेट, वोल्टेज को भी V से दिखाते हैं हम, कैपिटल V से ही दिखाते हैं। V यानी वेलोसिटी भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो फाइनल डायमेंशंस विल बी M रेस टू 1, L रेस टू 2, T रेस टू कितना हो जाएगा? -2, और ये ऊपर लेंगे तो -1 और ऐड हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और a रेस टू -1। है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन के डायमेंशंस, चार्ज के डायमेंशंस। तो ये बेसिक क्या रखना है? तो आप इसमें से ये पोटेंशियल डिफरेंस के निकाल सकते हो। देखो ये इंटरडिपेंडेंट है। पहले हमने फोर्स का लिखा, फिर फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर मिला, फिर कहीं पर आपको प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग और होगा, कहीं पर प्रेशर डिवाइडेड बाय समथिंग और होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है आपको। तो कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, तो उसमें से आप बाकी सबके निकाल सकते हो। जैसे टोटल हम फिजिक्स में लगभग 50 अबोव फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तो सबके डायमेंशंस याद रखना पॉसिबल नहीं है, और ना ही हमें याद रखने की जरूरत है। कुछ बेसिक क्वांटिटीज के याद रखो आप, 15-16 क्वांटिटीज के, तो बाकी आप लिख सकते हो एनी टाइम। हो गया? Yes. उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका एक कंसेप्ट आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, इसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। पढ़ा है ये? Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इक्वल टू होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे I मतलब करंट है और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी वायर या कंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो उसमें से करंट फ्लो होगा। और ओम्स लॉ पढ़ा आपने, I इज प्रोपोर्शनल टू V। करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, और उसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R लिखते हैं हम। तो ये आपका ओम्स लॉ है। अब यहां से R का वैल्यू क्या आएगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? PD अपॉन करंट। क्या आएगा ना? रेजिस्टेंस इक्वल टू आएगा वोल्टेज अपॉन करंट। फिर वोल्टेज अगर आप डायरेक्टली याद रखा है तो ठीक है, नहीं तो उसको लिखना है फिर वर्क डन अपॉन चार्ज।
पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या आएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। फिर चार्ज को लिखा था हमने अभी करंट इनटू टाइम, यानी इसकी जगह पे ये फॉर्मूला आ गया वर्क डन अपॉन चार्ज। फिर चार्ज की जगह पे फॉर्मूला आ गया करंट इनटू टाइम। अभी आप लिख सकते हो सबके डायमेंशंस पुट अप करके। वर्क डन के डायमेंशन है m1 L2 t रेज़ टू पावर -2, ये करंट A और टाइम यानी t रेज़ टू 1 और अगेन करंट A रेज़ टू 1। तो फाइनल क्या आएगा, अभी सबको कंबाइन करो, तो m रेज़ टू 1 L रेज़ टू 2 t रेज़ टू कितना आएगा, ये -2 -1 यानी -3 और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है तो ये a रेज़ टू -2 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या आएगा, PD अपॉन करंट। तो कम से कम आपको इतने क्वांटिटीज याद रखने हैं सो दैट वी कैन डिराइव द डायमेंशंस ऑफ सम अदर क्वांटिटीज। तो ये आज हमने उतने ही क्वांटिटीज पढ़े जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, फिर नए नए क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे। अब देखो कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस जीरो भी होते हैं, जैसे आपको पूछा मैंने साइन थीटा, तो साइन थीटा का डायमेंशन क्या आएगा, कहीं पर आपको फिजिक्स में कोई फॉर्मूला में आया साइन थीटा, तो साइन थीटा का डायमेंशन आएगा 0, बिकॉज साइन थीटा कैसे निकालते हो आप, ये ट्राइंगल है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, लेट अस कॉल इट एज ABC, ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा, बोलो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल आएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के अपोजिट साइड है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। अब BC क्या है, एक तरह का लेंथ है ना, लेंथ ऑफ दिस साइड अपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, लेंथ ऑफ दिस साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो BC मतलब क्या होगा, लेंथ होगा, AC भी एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ लेंथ कट हो जाएगा। तो साइन थीटा के डायमेंशंस क्या होंगे, m0 L0 t रेज़ टू 0, बराबर। Yes, sir. सिमिलरली कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है तो वो लेंथ ही ना, एडजेसेंट साइड का लेंथ डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड जो रहेगा राइट एंगल के अपोजिट, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, उसका लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ कट हो जाएगा, राइट होम। साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, तीनों, सपोज हमने लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड का लेंथ है ना L, हाइपोटेन्यूज का लेंथ भी L ही रहेगा, मतलब ये होगा आपका डायमेंशंस m0 L0 t रेज़ टू 0। और थीटा का डायमेंशन भी 0 होता है, याद रखना, एंगल का डायमेंशन भी 0 होगा, एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। ओके, वी शैल कंटिन्यू टुमारो। नाउ कल हम कुछ और क्वांटिटीज के डायमेंशंस पढ़ेंगे जो आपको डायरेक्टली नहीं दिए होंगे, इनडायरेक्टली हम फाइंड आउट करेंगे हम किसी फॉर्मूला से। ओके, तो ये आज हमने जितने भी क्वांटिटीज पढ़े ये रिवाइज करने हैं, कम से कम इतने क्वांटिटीज आपको याद होने चाहिए। एंड टू राइट द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन।
फिर एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर आप डायमेंशन लिख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूले लर्न करने, ये डायमेंशन पढ़ के आने अच्छी तरह से कल, तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे हम। और आपको जो एक थर्ड वीडियो मिला था उसमें भी डायमेंशंस वाला टॉपिक दिया हुआ है, तो जिसको दोबारा देखना है तो आप थर्ड वीडियो आया था ना लेक्चर परसों के दिन, आपको 3 वीडियो लेक्चर्स के लिंक आए थे, तो थर्ड वीडियो जो है मेजरमेंट वीडियो 3, उसमें डायमेंशंस आज हमने जो पढ़े वो पूरे एक्सप्लेन किए हुए वापस। ओके